डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती, बच्चे साथ नहीं रहते और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ, तो ऐसी ही उनकी स्टेट है, राज्य की व्यवस्था है और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी वहाँ 700-800 साल से चल रही है। इसमें क्या होता है, बाप ने जो बोल दिया वो कानून, बाप ने जो बोल दिया वो नियम, राजा ने जो बोल दिया वो कानून, राजा ने जो बोल दिया वो नियम। हमारे यहाँ क्या होता है, शास्त्रों ने बोला वो कानून, शास्त्रों ने बोला वो नियम, शास्त्र की मानना है, माँ बाप की नहीं। और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु, गुरु ने जो बोला नियम, गुरु ने बोला वो कानून, उनके यहाँ नहीं है। तो वहां क्या होता है, राजा सब कुछ तय करता है, प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं है। राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी, प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उनकी मान्यता है। अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए सब ने अपने अपने कानून बनाए और उनमें काफी झगड़े हुए। वो राजा बदलते थे, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था। अब हमने भी क्या किया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया। यहाँ भी क्या हो रहा है, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं। एक सरकार एक कानून बनाती है, दूसरी कहती है ये बेकार है, इसका बदल दो, दूसरा लाओ। हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था, जो कानून में माना जाता था, वो सब हट गया। अब सीपीसी, आईपीसी, आरपीसी, सीआरपीसी, सरकार बदलती रहे, हम उसके हिसाब से चलते रहे। और वहां सरकार कौन चलाता है, राजा। राजा कहां से आएगा, जो परंपरा से है, उसका बाप राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा। अब भारत में क्या हो रहा है, अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री। हो रहा है कि नहीं। अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद, ये तो आने ही वाला है क्योंकि यूरोप की नकल की हमने। कानून वहां के कैसे, एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है आज का नहीं, अरिस्टोटल के जमाने का। अरिस्टोटल का एक चेला था, उसके खिलाफ एक मुकदमा आया। मुकदमा आया, चेले का नाम था डेमोस्थनीज। अरिस्टोटल का एक चेला, एक शिष्य, उसका नाम था डेमोस्थनीज। तो उसके खिलाफ एक मुकदमा आया राजा के दरबार में। मुकदमा यह था कि उसने अपने पड़ोसी का धन और संपत्ति लूट लिया, डेमोस्थनीज ने। डेमोस्थनीज ताकतवर था, उसका पड़ोसी कमजोर था। कहानी है रोम की। तो लूट लिया उसने। अब लूट लिया तो राजा के सामने मुकदमा आया। जो उसका पड़ोसी था उसका नाम था एशुनियस। तो राजा के सामने मुकदमा चल रहा है और डेमोस्थनीज कह रहा है कि मैंने एशुनियस का धन संपत्ति लूट लिया है और मैंने ठीक किया है। तो एशुनियस को कहा गया, भाई तुमको क्या कहना है अपने बचाव में। तो एशुनियस कह रहा है, मैं गरीब हूं महाराज, मेरे पास धन पहले से ही बहुत कम है, मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, आप मेरा धन वापस दिलवा दो तो मेरा कुछ काम हो जाए। तो डेमोस्थनीज क्या कहता है दरबार में, वो कह रहा है कि मेरी कीमत, डेमोस्थनीज कह रहा है, मेरी कीमत एशुनियस से अधिक है क्योंकि मैं अरस्तु का चेला हूं, अरस्तु का शिष्य हूं, तो इसलिए मेरी कीमत अधिक है। और मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। ध्यान से सुनना, मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है और मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है। अच्छा परिवार माने मेरी मां अपने बाप की पत्नी थी, रखेल नहीं थी, कैप्ट नहीं थी, वो पत्नी थी, उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं और भी ज्यादा महान हूं। अब मैं महान हूं, मेरी शिक्षा भी अच्छी हुई है और मैंने कभी जिंदगी में कोई श्रम कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं महानता के चरम पर हूं। आपको एक छोटी घटना सुनाता हूं। प्लेटो कहता था कि जो हाथ से श्रम करते हैं वो सबसे घटिया लोग हैं और सबसे ऊंचे लोग वो हैं जो कोई श्रम नहीं करते। भारत में इसका उल्टा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना मेहनत के जो खाता है वो पाप की कमाई है।
इसलिए मेहनत किए कुछ मत खाओ। यूरोप में प्लेटो कहता है मेहनत करो ही मत, बिना मेहनत के खाओ। वो कहता है कि मैं अरस्तु का चेला हूं। अरस्तु प्लेटो का चेला था और प्लेटो कहता था कि श्रम मत करो। मैंने आज तक कोई श्रम नहीं किया है, इसलिए इस मुकदमे का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। तर्क सुनो उसके। और न्यायाधीश ने, जो राजा था, डेमोस्थनीस के पक्ष में फैसला दे दिया। और ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास 1500 मुकदमों के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो एक मैंने सुना है। अब राजा कहता है कि मैंने न्याय किया। क्या किया? एक महान व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, पैसे से बड़ा, जिसने कभी श्रम कार्य नहीं किया, उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति को लूट लिया, तो उसने ठीक किया क्योंकि वो महान है, और मैंने उसके पक्ष में फैसला दिया, तो अच्छा ही किया। ये है न्याय। और इस पर टिका हुआ है प्लेटो का सारा पुस्तक लॉज, LAWS। उससे निकली है उनकी व्यवस्था, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरे प्रोसीजर कोड कहते हैं। वो सब की सब हमने बिना अकल लगाए ले लिया है। अब कैसे न्याय मिले इस देश में? आप देखो, भारत में जहाँ CPC, CRPC, IPC चलता है ना, वहाँ पैसे वालों को ही न्याय मिलता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है कि क्या कारण है भारत की आज़ादी के 50 साल में गरीबों को ही फांसी हो रही है, किसी अमीर को फांसी नहीं हुई, जबकि उन्होंने क्राइम गरीबों से ज्यादा किए। तो चीफ जस्टिस के पास जवाब नहीं है डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस पत्र का। मेरे पास जवाब है, क्योंकि हमने कानून और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों से ली है, उनसे नकल की है। तो उनके यहाँ न्याय तो पैसे वाले को ही मिलता है, ताकतवर को ही मिलता है, गरीब को न्याय लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो ऐसी पूरी व्यवस्था उनकी, उसकी हम नकल करके अपने देश में सोचें कि सुख शांति आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुख शांति आएगी। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? अब मैं अपने व्याख्यान का अंत करने जा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि भारत में दो ही काम करने के लिए अब हमारे पास स्थान है। या तो हम यूरोप की ये जो मान्यताएं हैं ना, उनके हिसाब से अपने को बदल लें, या हमारे देश की अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को बदल लें। हमने ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूरोप की नकल करके लाई है, उसका अंतिम परिणाम है संसद में मां बहन की गाली, जो यूरोप में बहुत सामान्य है सभी संसदों में। तो अगर हम इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, तो जो दृश्य आपने देखा, थोड़े दिन बाद इससे भी भीभत्स देखने को मिलेगा। तो आप तय कर लीजिए कि यही चलाना है, तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजिए और ये मान लीजिए कि न्याय पैसे वाले को ही मिलेगा, अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है? भारत में ये है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर। चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है, तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है, स्त्री में, मजदूरों में आत्मा नहीं है, तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे। वो अपनी व्यवस्था बनाएं, चलाएं, उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं, और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा। ये अपने को धोखा देना है, और 60 साल से यही हो रहा है। जो भी सरकार आती है, अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है। अंत में क्या होता है? कुछ सुधरता नहीं है।
59 साल में इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, देश वहीं का वहीं है, क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं।